Hello guys, today we'll discuss about laws of inheritance. From this process, Mendel postulated three laws which are called as law of inheritance. मतलब मेंडल जब कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे पी प्लांट के ऊपर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो या फिर डाईहाइब्रिड क्रॉस हो, तो उन एक्सपेरिमेंट्स के कुछ रिजल्ट्स मिले थे एंड उन रिजल्ट्स के आधार पर मेंडल ने तीन नियमों का फॉर्मेशन किए थे। तीन नियमों का पोस्टुलेट करना और उसी नियमों को बोलते हैं लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। उनमें से एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है हम अब देखने वाले हैं। व्हेन टू homozygous individual with one or more sets of contrasting character were crossed, the characters that appears in the F1 hybrid are called dominant character and those which do not appear are called recessive character। जब मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो या फिर डाईहाइब्रिड क्रॉस हो, तब F1 हाइब्रिड में जो कुछ भी रिजल्ट्स मिला था और उनमें जो कुछ भी कैरेक्टर दिखा गया था F1 हाइब्रिड में, उसे बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो कुछ भी कैरेक्टर हमें नहीं दिखा गया था, ठीक है, हम नहीं देख पाए जो कुछ भी कैरेक्टर, उसे बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। जैसे कि टॉल, मेंडल जब टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉसिंग ओवर किए थे, तब हमें क्या मिला? तब हमें जो भी प्लांट मिला वो टॉल था, मतलब यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर है टॉल। एंड हमने क्या नहीं देख पाया? हमने वो ड्वार्फ नेचर नहीं देख पाया, तो इसीलिए ड्वार्फ हो गया यहाँ पे रिसेसिव कैरेक्टर। तो डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर की बात बताया जाए तो डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर है जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करता है दूसरों की कैरेक्टर को सप्रेस करके। जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है दूसरे की कैरेक्टर को सप्रेस करके, उसे बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। एंड जो सप्रेस हो जाता है, जो कैरेक्टर सप्रेस हो जाता है, उसे बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है दूसरे को सप्रेस करके, उसे बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। एंड जो सप्रेस हो जाता है खुद, उसे बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। Various scientists conducted cross-breeding experiments to find out the applicability of laws of dominance। जो कुछ भी रूल्स या फिर नियम कानून जो कुछ भी बने थे मेंडल की थ्योरी से, जो कुछ भी लॉज पोस्टुलेट हुए थे, उसके मतलब वो एक्सपेरिमेंट सच है या नहीं, एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो वेरियस साइंटिस्ट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए थे उस लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। जैसे कि कार्ल कॉरेंस वर्कड ऑन पी एंड मेज, सेमार्क वर्कड ऑन पी एंड एवर्स ऑन मेज। कार्ल कॉरेंस पी एंड मेज के प्लांट के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे एंड सेमार्क पी प्लांट के ऊपर एंड डेवर्स मेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस सच है या फिर गलत, जो डोमिनेंस का लॉ मेंडल ने दिया था वो सच था या गलत, ये जानने के लिए कार्ल कॉरेंस, सेमार्क एंड डेविस ने एक्सपेरिमेंट किए थे किसके ऊपर? पी एंड मेज के ऊपर। तो उन्हें क्या मिला? दिस साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट ए लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर इन वेरियस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड एज डोमिनेंट एंड रिसेसिव। मतलब उन्हें ये रिजल्ट मिला, मतलब उन्हें रिजल्ट मिला कि जो लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर कुछ दिखा जाता है जो कि होता है क्या? जो कि होता है डोमिनेंट कैरेक्टर। एंड जो कैरेक्टर बहुत ही स्मॉल अमाउंट में देखा जाता है उसे बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। उन्हें जो कैरेक्टर मिला, जैसे कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमें देखा था कि येलो राउंड बहुत ज़्यादा देखा गया था, तो वो हो गया डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक उसी तरह कार्ल कॉरेंस, सेमार्क एंड जेब्रिस को बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर मिला और उन्होंने उसे नाम दिया डोमिनेंट। एंड जो कैरेक्टर बहुत ही स्मॉल, जिसका नंबर बहुत ही स्मॉल था, उसे दिया गया रिसेसिव कैरेक्टर, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है रिसेसिव कैरेक्टर को सप्रेस करके। ठीक है, ये बात याद रखना। डोमिनेंट एंड रिसेसिव के बारे में इतनी बातें बता चुका हूँ एक्सप्रेस एंड सप्रेस के एग्जाम्पल लेके, तो ये बात तो आपके दिमाग में रटा होना चाहिए। लॉ ऑफ सिग्रीगेशन का मतलब होता है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। यहाँ पे जो गैमेट्स होते हैं वो अपने आप को प्योर रखने की उनका जो एबिलिटी है उसे बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इट स्टेट्स दैट व्हेन ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स आर ब्रॉट टुगेदर इन ए हेटेरोजाइगोट, द टू फैक्टर्स रिमेन टुगेदर विदाउट बीइंग कॉन्टामिनेटेड। इसका मतलब ये है कि जब जाइगोट के अंदर, हेटेरोजाइगोट के अंदर जब दो फैक्टर्स मिलते हैं, एक बोलते हैं कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, जो भी दो फैक्टर्स है, एक का कैरेक्टर दूसरे के कैरेक्टर से मिक्स नहीं होता है। विदाउट बीइंग कॉन्टामिनेटेड का मतलब ये होता है कि एक का जो कैरेक्टर है वो दूसरे की कैरेक्टर से मिक्स नहीं होता है। हो सकता है कि एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा दूसरे को सप्रेस करके, उससे हम डोमिनेंस बोल सकते हैं, लेकिन उनका कैरेक्टर जो है वो मिक्स नहीं होगा। ठीक है, वो प्योर ही रहेगा। टॉल मतलब टॉल ही रहेगा और ड्वार्फ मतलब ड्वार्फ ही रहेगा, प्योर कैरेक्टर रहेगा वो, उनके जो कैरेक्टर है वो मिक्स नहीं होते हैं। व्हेन gametes are formed from such hybrid, the two factors separate out from each other and only enter each gamete।
जब 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 गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं, जब जो दो फैक्टर्स होते हैं सेपरेट फैक्टर, वो एक अलग अलग गैमेट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। एक हाइब्रिड के अंदर जो दो अलग अलग फैक्टर रहते हैं, गैमेट फॉर्मेशन के वक्त में वो क्या होता है, जो अलग अलग फैक्टर होते हैं वो अलग अलग गैमेट्स के अंदर एंट्री करते हैं। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, when inheritance of more than one pair of characters studied simultaneously, the factors of gene for each pair of characters inherited independently of the another pair। मतलब ये है कि जब एक से ज़्यादा पेयर के बीच में, एक से ज़्यादा पेयर ऑफ कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के बीच में एक के बाद एक करके जब हम स्टडी करेंगे, जब स्टडी किया गया था तब ये देखा गया था कि जो कैरेक्टर्स है वो इंडिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। एक पेयर और दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट रहते हैं। मेंडल फॉर्मुलेटेड दिस लॉ फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ ए डायहाइब्रिड क्रॉस। जब मेंडल डायहाइब्रिड क्रॉस किए थे तब उन्हें ये पता चला था। डायहाइब्रिड क्रॉस रिजल्ट्स इंडिकेटेड दैट येलो एंड ग्रीन कॉटिलिडन इनहेरिटेड इन रेशियो 12:4, that is 3:1, and round and wrinkle seeds appear in the ratio 12:4, that is 3:1। मतलब मेंडल जब डायहाइब्रिड क्रॉस किए थे तब येलो कलर कितना आया था 12, एंड ग्रीन कलर, येलो कलर का कॉटिलिडन आया था 12 एंड ग्रीन कलर का कॉटिलिडन आया था 4। ठीक उसी तरह राउंड सीड आया था 12 एंड रिंकल सीड आया था 4। तो 12 एंड 4 का रेशियो क्या होता है, ये कट गया 3 एंड 4 3 जा 4 1 जा 3:1, एंड 12:4 का यहाँ भी रेशियो होता है 3:1। जब मेंडल ने डायहाइब्रिड केस थे तब उनका जो येलो ग्रीन का रेशियो था वो था 3:1, एंड जो राउंड एंड रिंकल का रेशियो था वो भी 3:1, और इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, एक दूसरे से अलग होना। तो ये रहा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड डोमिनेंस एंड प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। इसके बारे में नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन, अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है। अगर आप चैनल पर नए हो, आगे ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड किसी और को भी हेल्पफुल हो इसलिए शेयर करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू।